नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम सब अरबिक ग्रामर के इस कोर्स में अपने सेकंड पार्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट। और यहीं से आज हमारा बिल्कुल न्यू चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। और एक ओवरव्यू इंशाल्लाह आ जाएगा शुरू में। देखिए, सबसे पहले इस बड़ी सआदत से पहले अल्लाह ताला से हम लोग उन्हीं कलिमात में अल्लाह के सामने शुक्र का इजहार कर लें। अल्लाह ताला ने जो कलिमात तालीम फरमाए हैं जन्नतियों की ज़बान से अदा होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, के तमाम तारीफ़ें, कुल शुक्र, हकीकी तारीफ़ तो उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। यानी अल्लाह ताला ने हमें अपनी ग्रामर के इस पार्ट वन यानी पार्ट ए को शुरू करने की तौफीक दी, और फिर साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल भी हुआ। और आज हम लोग अपने इस सेकंड पार्ट में एंट्री ले रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह थर्ड पार्ट होगा, और फिर कुछ चीज़ें और आएंगी इंशाल्लाह, और ये कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र करें। दूसरी बात ये कि अब यहाँ से वो चीज़ें जो आपने काफ़ी पहले पढ़ी हुई हैं, अब तक के इन 30 लेक्चर्स के अराउंड जो चीज़ें कवर हुई हैं, उनमें सबसे अहम बात यही थी कि आप इससे पहले इस्म पढ़ रहे थे, और इस्म को आपने मुकम्मल किया पार्ट वन में। अब इस्म के बाद जो दूसरा अहम टॉपिक है, क्योंकि कलिमा की 3 अक़साम आपने पढ़ी थी, जिसमें से कलिमा यानी जिसको हम मीनिंगफुल वर्ड के नाम से जानते हैं तो वो कोई इस्म होता है, ठीक। इसका कोई फेल हो सकता है या फिर कोई हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। तो आपके सामने इस्म को तफसील से रखा गया। इसके बाद अब फेल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस्म यानी नाउन, और नाउन के ताल्लुक से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले फेज़ में मुकम्मल कर ली गई हैं। अब फेल स्टार्ट होगा, और फेल के बाद इंशाल्लाह आप कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। तो यहाँ पर शुरू से एक ज़रा सा आप गौर कर लें कि सबसे पहले आपने ये देखा कि भाई हरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनता है। वो लफ्ज़ बामाना होता है या बेमाना। लफ्ज़ बामाना जो होता है उसे हमें पढ़ना है, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स को पढ़ना है, और उसी मीनिंगफुल वर्ड को हम कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। जब आप इस्म पढ़ रहे थे तो फिर फेल का कोई जिक्र नहीं आया था, लेकिन इस्म पढ़ते वक्त दरमियान में हर्फ को आपने पढ़ा था। जैसे कि आपने जब ताकीद, जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम लाना था, यानी जुमला इस्मिया में एम्फेसिस लाना था, एम्फेसाइज करना था, जोर देना था, तो फिर आपने वहाँ पर एक हर्फ को इंट्रोड्यूस किया कि वहाँ पर। इसी तरीके से जब आपको जुमला इस्मिया को मनफी बनाना था यानी नेगेटिव बनाना था, तो भी एक हर्फ इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इसी तरीके से जुमला इस्मिया को जब आपने सवालिया बनाना था, इंटेरोगेटिव बनाना था, तो फिर वहां पर भी कुछ हरूफ इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये कुछ हर्फ आप पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। फेल पढ़ने के दौरान भी हर्फ आएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप इसमें पढ़ रहे थे तो फेल का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ था। फेल मीन्स वर्ब। लेकिन अब जब कि आप फेल पढ़ेंगे तो फिर इसम खूब आएगा। हर्फ तो आना ही है और इसम भी आएगा,
लिहाजा अब आपको ज्यादा अटेंटिव होकर के चीजों को समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं, यहाँ से फेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके ताल्लुक से जानना ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि फेल ऐसा टॉपिक है जो उमूमन मुश्किल लगता है, यानी कंपैरेटिवली मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन अगर समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है बहुत इजी हो जाता है। मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा ताकि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे देखेंगे, बिस्मिल्लाह करें। देखिए, सबसे पहले एक अहम पॉइंट जो हमारे सामने है, वो ये कि हम लोग चैप्टर का नेम मेंशन कर लें। सबसे पहले फेल। फेल यानी वर्ब, ठीक है। तो अब इस फेल के ताल्लुक से कुछ बातें जान लेनी हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने जो इंग्लिश में पढ़ा है अब तक ग्रामर के ताल्लुक से, उर्दू में जो कुछ भी आपने पढ़ा, उसमें एक अहम पॉइंट ये आता था कि भाई जब भी फेल की बात आती है तो वहां पर एक अहम पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं जमाना, यानी टेंस। ये इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर, शामिल होता है आकर जमाना। इस चीज को समझने की जरूरत है कि फेल है क्या और जमाना क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज होती है काम का नाम, इसको डिफरेंशिएट कर लें हम लोग अच्छी तरह से। काम का नाम और फिर फेल, ये दोनों चीजों में फर्क अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे चीजें दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। काम का नाम, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। इन दोनों को अलग अलग से समझ लें अच्छी तरह, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। और फेल, ये वर्ब है। अब क्या डिफरेंस हुआ टेक्निकल, अभी भी नहीं समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी जब भी काम होता है, मिसाल के तौर पर खाना, जाना, हंसना, रोना, ये तमाम के तमाम ये काम है। और ये खाने का जो ये काम है, इसका अपना नाम क्या है? खाना। जाने का जो ये काम हो रहा है, इस काम का नाम क्या है? जाना। तो ये जो होता है ये इन्फिनिटिव हो जाता है। यानी ये एक तरीके से नाउन होता है, इसे हम मस्दर कहते हैं। यानी काम के नाम को मस्दर कहते हैं। ये अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी को आपने इंग्लिश में इन्फिनिटिव के नाम से पढ़ा है, ठीक। अच्छा, वर्ब जब भी आती है तो वर्ब के साथ टेंस होता है, यानी टेंस इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पर जमाना आ जाता है। इस अगर पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर चीजें मिक्स हो जाएंगी। फिर से समझ लें एक बार कि फेल का मतलब क्या है। मिसाल इसकी इस तरह से ले लीजिए, जैसे कि आप कहते हैं गया, ये एक गया। अब गया लफ्ज और एक है जाना, दोनों। नहीं देख, समझ में नहीं आएगा ना प्लीज। एक ऐसे सेकंड, ही देख। आप लोग म्यूट कर लें प्लीज। देखिए, यहाँ पर एक अहम पॉइंट को है जो आपको समझना है, वो जरूरी। वो क्या चीज है, इसको देख लीजिए। जैसे मैंने कहा काम का नाम, तो काम का नाम क्या है? जाना। और वर्ब के साथ जब टेंस की बात आ जाएगी तो इसमें टेंस शामिल हो जाएगा और वो हो जाएगा गया। यानी अगर अब आपसे कहें कि आप फेल को डिफाइन करिए, यानी यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन फेल, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को यानी डिफरेंशिएट करते हुए, तो फेल का मतलब, फेल वो कलिमा है जिसमें काम के मफहूम के साथ जमाना भी मौजूद हो। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, काम का मफहूम प्लस जमाना। शर्त क्या है? जमाना होना चाहिए। जमाना मीन्स टेंस। ये प्री रिक्विजिट्स, यानी ये इंतहाई अहम है यहाँ पर। यानी सिर्फ काम का नाम है तो फिर वो फेल नहीं, वो मस्दर है। काम का मफहूम, कोई काम अमल में आए और साथ ही साथ वो किसी जमाने में फिनिश हो रहा हो, किसी जमाने में काम हो रहा हो, यानी टेंस का होना लाजमी है। तो ये एक अहम पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी है।
अब इसी तरीके से हमें ये देखना है कि हम अरबी ज़बान में और बाकी दीगर और दूसरी ज़बानों में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे हमने आपने सबने इंग्लिश पढ़ी, तो वहाँ पर आपने ये देखा कि टेंसेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, और वो क्या होते हैं? पास्ट, ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट, और फिर फ्यूचर। अच्छी तरह आपको पता है कि पास्ट यानी माजी, जो चीजें गुजर चुकी इसको माजी कहते हैं। और प्रेजेंट यानी हाल, जो वक्त चल रहा है। और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, मुस्तकबिल जो वक्त आने वाला है। अब ये, इसको आप जमाना कहिए, टेंस कहिए, या काल कहिए, ठीक है। ये अहम पॉइंट है। अगर टेंस मेंशन नहीं है, जमाना मेंशन नहीं, तो फिर वो फेल नहीं कहलाएगा। यानी फेल होने के लिए लाजमी बात यह है कि काम का जो मफहूम है वो किसी न किसी जमाने में, किसी न किसी वक्त में, टेंस में फिनिश हुआ होना चाहिए हो, यानी उसके साथ कोई ना कोई टेंस हो। तो अब आपके सामने, आपको अच्छी तरह ये मालूम है कि तीन टेंसेस होते हैं। जो आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने उर्दू पढ़ी, हिंदी पढ़ी, तो तीनों ही लैंग्वेजेस के हवाले से आपके सामने जो टेंसेस हैं वो तीन हैं, चौथा कोई नहीं है। पास्ट में यानी जो चीज़ गुजरी हुई है, अ, और जो वक्त गुजर गया। प्रेजेंट जो अभी दौर चल रहा है, हाल। और फ्यूचर यानी जो आने वाला है, विच इज़ अबाउट टू कम, तो वो फ्यूचर हो गया, यानी मुस्तकबिल की बात हो गई। तो अब तक की इस पूरी स्लाइड में आपको सिर्फ दो बातें मैंने अहम बताई हैं। वो क्या? एक तो सबसे पहला पहला काम ये था कि फेल को हमें इस तरह से समझना था कि आपने कलिमा की तीन अकसाम बहुत शुरू में पढ़ ली थी, कि अरबी ज़बान में आप कुरान उठा लें, आप हदीस की कोई भी हदीस ओपन कर लें, वहां पर जितने भी आपको अल्फाज मिलेंगे, कुरान करीम में जितने भी आपको अल्फाज मिलेंगे, वो हर एक लफ्ज या तो वो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। चौथा कुछ नहीं होता, यानी चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। और जितने भी अल्फाज हैं वो इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। उनको अपने काम के बुनियाद पर, उनके अपने फंक्शन की बुनियाद पर, उनके अपने नेचर की बुनियाद पर उनको इन सेगमेंट्स में डाल दिया गया है। या वो इस्म है, या फेल है, या हर्फ है। इस्म को बहुत तफसील से पढ़ा आपने, अब तक के जितने भी लेक्चर्स थे वो सब उसमें आपने इस्म का ही की कहानी पढ़ी, और उसका क्लाइमेक्स क्या था? जुमला इस्मिया, ठीक। अब आपने फेल को स्टार्ट करना है। अब फेल है, फेल का मतलब वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं, यहाँ पर काम होगा। जब काम होगा तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। क्या? कि भाई एक चीज होती है काम का नाम, और एक है फेल, वर्ब। तो इन दोनों को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लें, यानी जाना को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? टू गो। जो लोग इंग्लिश जान रहे हैं वो समझ रहे हैं, बस इतना सा लिखने से ही काफी हो गया कि टू गो। आपको जब भी कभी टू के साथ आप कोई वर्ब को लेकर के आते हैं, तो इसका मतलब होता है वो इन्फिनेटिव बन गया। टू गो, टू गो मीन्स जाना। गया, गया के लिए आप लिखेंगे भाई, ये पास्ट की बात है, इवेंट, तो ये गो की एक फॉर्म है, और आपको पता है ये पास्ट फॉर्म है, ठीक। तो अब आपको ये डिफरेंस भी मालूम हो गया कि काम का नाम एक अलग चीज है, और फेल अलग चीज है, वर्ब अलग चीज है। यानी अब यहीं पर से हमें क्लू मिल गया कि हम कैसे फेल को डिफाइन करें। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि काम का मफहूम हो, और जमाने का तज़किरा जरूरी है। तो ये काम का मफहूम जमाने के साथ जब पाया जाए तो उसे हम फेल कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन ही जमाने हैं। इसको आप इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में आप इसको भूत, और ये वर्तमान और भविष्य, इस तरीके से बताते हैं। अब चलते हैं आगे, और वो क्या समझेंगे? वो जाहिर सी बात है, अब अरबी जबान में क्या कुछ होता है, किसके ताल्लुक से? जमाने के ताल्लुक से। तो अरबी जबान में जमाने के ताल्लुक से फेल की दो किस्में हैं। यानी फेल जो है वो, वैसे तो यहाँ पर भी तीन टेंसेस हैं, लेकिन फेल की दो किस्में हैं। वो है माजी, और या फिर मुजारे। बहुत इंटरेस्टिंग है। माजी, माजी पीछे मैंने बताया, माजी मीन्स पास्ट। और मुजारे एक ऐसा
फेल है जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को कवर करेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करे, वो क्या कहलाता है? वो मुजारे कहलाता है। नाम समझ लें। आपको किसी भी लैंग्वेज को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस लैंग्वेज के अपने टेक्निकल टर्म्स को आप नज़रअंदाज करेंगे, उनको भी आपको पढ़ना है। तो वैसे ही यहाँ पर ये टेक्निकल टर्म आपको एक नया मिला, मुजारे। तो अरबी जबान में कुरान को सबसे पहले हम रखते हैं, टेक्स्ट बुक है हमारे लिए वो। तो वहां पर आपको जो भी अफ़आल मिलेंगे तो वो जमाने के लिहाज से उनकी दो किस्में मिलेंगी, या तो वो माजी होंगे या फिर वो मुजारे होंगे। तो अब ये किस लिहाज से है? ऑन द बेसिस ऑफ जमाना, जमाने के एतबार से क्लासिफिकेशन इनके जब हम करेंगे तो दो हैं। वो क्या है? माजी मुजारे। माजी ये स्पेसिफिकली पास्ट के लिए है, मुजारे ये फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को कवर करता है। ठीक। अ, इसकी एक छोटी सी मिसाल, नाबुदू। ठीक है। आप अभी सूरतुल फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, आपके इंटरेस्ट के लिए बस बताए दे रहे हैं। तो उसमें आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो यहाँ पर जो आप कहते हैं इय्याका नअबुदु, के अल्लाह ताला को खिताब करते हुए कहा जा रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब ये सिर्फ करते नहीं है, तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। यानी यहाँ पर नाबुदू में दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट में भी आप कह रहे हैं, फ्यूचर का भी आप वादा कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तुझ से ही मदद मांगते हैं और तुझ से ही मदद मांगते रहेंगे। तो ये दोनों टेंसेस का है, हाल में भी हमारी रविश यही है और आगे फ्यूचर में भी यही हमारा कुछ अमल रहेगा। तो ये आप कहते हैं एक एग्जाम्पल ये सामने आ गई कि मुजारे का मतलब ये है। हाँ, अब कुछ जगहों पर मुजारे कभी हाल के लिए बिल्कुल खास होगा, कभी मुस्तकबिल के लिए खास होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट बहस है। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब हम फेल पढ़ेंगे तो मुजारे का भी कोई जिक्र नहीं होगा। अभी हम लोग जो भी टेंस पढ़ेंगे वो पहले माजी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो माजी को अब बाजाब्ता पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में दूसरी लैंग्वेजेस से कंपेयर करके सिर्फ फेल के बारे में समझाने की कोशिश करी। तो अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें आती हैं सामने, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये कहा जाए कि ये जो लफ्ज है जाना, जो अभी पीछे आया था, ये जाना लफ्ज जो है ये एक इन्फिनेटिव है, यानी ये एक काम का नाम है। ठीक है। इसी तरह हंसना काम का नाम है। ठीक है। इसी तरीके से बैठना काम का नाम है। ठीक है। अब जरा गौर करें, जाना और ये आपसे कहा जाए कि जाना ये एक मस्दर है, और इस जाना मस्दर से आप गर्दान करिए, गर्दान। अब ये लफ्ज एक नया आ गया आपके सामने, व्हाट इज इट? ये क्या चीज है? देखिए, जाना ये एक वर्ब है, यानी वर्ब इन द सेंस कि ये एक काम का नाम है, यहां से अब वर्ब बनेंगी। यानी मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, मैं गया, वो गया। ठीक है। वो गई, वो सब गए, वो दोनों गए। अब आप देखिए ये बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हाउ मेनी सेंटेंसेस विल बी फॉर्म्ड, कितने सेंटेंसेस बनेंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है। या अब जाना से आपने ये तो कह दिया सीधे सीधे कि वो गया, एक सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब इस वो गया से और कितने सेंटेंसेस बन सकते हैं? ये जो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होगा, क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एक पैटर्न के पर बेस्ड होगा, उसे गर्दान कहते हैं। और इसी गर्दान को कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब जिन्होंने इंग्लिश में ये वर्ड पढ़ा है तो वो फौरन रिलेट कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, उनको इस तरह से बताएंगे कि आप जितने भी सेंटेंस बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने जमायर हैं, कितने प्रोनाउंस हैं आपके पास, किसमें, किसी भी लैंग्वेज में। अब
मिसाल यहीं से ले लीजिए कि वो गया, वो गया से मुराद वो एक शख्स गया, ठीक है। अच्छा, वो दो भी तो हो सकते हैं, वो दोनों गए। लेकिन अब हमारे यहाँ उर्दू में दोनों तो नहीं होते। यानी आपने पढ़ा है कि जब नंबर आपने पढ़ा था नाउन में, तो नंबर में आपने ये पढ़ा था कि उर्दू में या तो वाहिद होता है, यानी ये तो सिंगुलर या प्लूरल, वाहिद या जमा, डुअल तो नहीं होता। जब डुअल नहीं होता, डुअल होता है अरबी में, तो हम इसको अभी फिलहाल इरेज कर दें। और वो गया, अब क्या बनेगा, वो गए, वो गए यानी वो सब गए। एक सेंटेंस और फ्रेम हो गया आपका उर्दू में। अच्छा, और क्या बन सकता है, वो गई यानी वो एक फीमेल गई। अच्छा, वो गई। अब यहां से आप समझने लग गए होंगे कि ये कितने सेंटेंसेस अब तक आपने बना लिए, चार सेंटेंसेस बना लिए। ये चार ही बने, वो गया, वो गए, वो गई, वो गई। अच्छा, और बताइए, अब ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन में आइए। सेकंड पर्सन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपके कुछ सेंटेंसेस फ्रेम हो सकते हैं। जैसे आप किसी सामने वाले से कह रहे हैं, तो सामने वाला एक है कोई, तो उसके लिए आप लफ्ज यूज कर रहे हैं तू या आप, ठीक है। आप गए, तू गया, तू गया, या सिर्फ तू ही ले लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, तू गया। और यहाँ पर हम लिख दें तुम गए। अब आप ये भी क्लियर हो रहा होगा कि ये ऊपर वाले सेंटेंसेस में एक रो जो है वो मुजक्कर की है, मेल, और दूसरी रो फीमेल की है, मोनस। इसी तरह सेकंड पर्सन में जब आए तो पहली रो जो आपकी बन रही है ये मुजक्कर, और दूसरी रो अब इसी तरह तू गई बना, और फिर इसी तरह तुम गई, तुम गई। फर्स्ट पर्सन में आइए। फर्स्ट पर्सन में मैं गया या मैं गई, होगा नहीं होगा। और इसी तरह मैं, अब यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो हम गए या हम, जाहिर सी बात है फीमेल भी अपने लिए हम गए ही बोल देती हैं, या हम गई, हम सब गई। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो आपने यहाँ से एक रिजल्ट इन्फर करना है, डिड्यूस करना है, एक नतीजा निकालना है। वो नतीजा क्या निकला कि ये जो आपने जाना लफ्ज है ना, ये जाना क्या था, ये मसदर है। मसदर मीन्स इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मीन्स काम का नाम है। और ये काम का नाम, जब इस काम के नाम को हमने फोकस किया और अपनी उर्दू लैंग्वेज में इसको हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से बोलने की कोशिश करी, तो रिजल्ट ये निकला कि हमारे सामने इतने सारे सेंटेंसेस आ गए। इसी कलेक्शन ऑफ सेंटेंस को बोलते हैं, सेंटेंसेस को, गर्दान। अब कोई मुश्किल बात नहीं। गर्दान ये फारसी का लफ्ज है, और गर्दान मतलब इंग्लिश में, ये ऐसा नहीं है कि ये गर्दान आज आप पहली बार सुन रहे हैं। ये आपने इंग्लिश में, अगर आप ग्रामर की बात करें, आपने पढ़ा है सही से ध्यान से, तो आपके सामने वहां पर ये सारी चीजें आती हैं, नंबर, जेंडर, पर्सन, सब आते हैं। और वहां पर कॉन्जुगेशन भी होती है, गर्दान भी होती है। बस फर्क इतना है कि इंग्लिश में हम लोग प्रेफरेंस किसे देते हैं, फर्स्ट पर्सन को। यानी वहां पर थर्ड टू फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड, देन थर्ड। और आपको ये पता है कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन आप जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट पर्सन में आपके सामने क्या कुछ हो सकता है, गौर करिए। इसी गए को फोकस करें, यानी टू गो। आपके सामने जो इन्फिनेटिव है वो क्या है, टू गो। अब आपने यहाँ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आई गो, सॉरी। अब हम पास्ट टेंस में हैं तो गो नहीं लिखेंगे, हम वेंट लिखेंगे, आई वेंट, ठीक है। एक सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया, आई वेंट, मैं गया। अब आप देखिए इंग्लिश में मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, ठीक है, आई आई है, मैं, ठीक है, आई वेंट। और इसी तरीके से अब आप
सामने और इसके दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, वी वेंट। ये दो बन गए सेंटेंसेस। सेकंड पर्सन में आपके सामने मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, वाहिद हो यानी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके लिए आप यू ही यूज करते हैं इंग्लिश में। तो आपने यू को साथ में रखते हुए एक सेंटेंस बना दिया, यू वेंट। अच्छा, थर्ड पर्सन में आइए, तो आपने यहाँ पर ही वेंट, शी वेंट, और फिर इट वेंट, और दे वेंट। ये कुछ आपने इस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए। क्या नतीजा निकला? आपको यहाँ से रिजल्ट निकालना है, यूं ही नहीं लिख रहे हैं ये सब। यहाँ से आपको रिजल्ट निकालना है और इसको रिलेट करना है अपनी अरेबिक से। वो आगे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। रिजल्ट ये निकला कि हमारे जो सेंटेंसेस बन रहे हैं ना, अब ये जो पूरा एक आपके सामने टेबल आ गया है कई सारे सेंटेंसेस का, ये ही कहलाता है कॉन्जुगेशन, गर्दान। ठीक है, यहाँ पर आपको इस गर्दान बोलिए, कॉन्जुगेशन बोलिए। तो आप गौर करें कि सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने मैक्सिमम फ्रेम हो सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करना है, कर रहा है प्रोनाउंस पर, कि आपके पास लैंग्वेज में कितने जमायर हैं, कितने प्रोनाउंस हैं। आपने देखा वी, एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 सेंटेंसेस आपने फ्रेम किए। अब हमारा आपसे सवाल है, बताइए अरबी जबान में आप कितने सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, मतलब आपकी जो गर्दान होगी अरबी जबान की, वो कितने सेंटेंसेस पर बेस्ड होगी? हु इज गोइंग टू टेल मी? आप में से किसी को बताना है ये। अगर इंग्लिश में 7 है तो अरबी में कितने होने चाहिए? ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्या? देखिए, आपको फौरन अरबी जबान के जमायर की तरफ जाना है, प्रोनाउंस की तरफ। कितने जमायर होते हैं अरबी जबान में, आपने जो पढ़े हैं? आवाज तो आ रही है प्रॉपर? जी आ रही है। जी बताइए, कितने जमायर पढ़े थे आपने अरबी जबान में, जो हमने आपको जमायर बताए जब आप जुमला, 1 मिनट, ठीक है, आपने जुमला इस्मिया जब पढ़ा था, या इसम आप पढ़ रहे थे, तो जमायर के चार्ट्स आए थे वहां पर। कल भी इसका जिक्र मैंने किया था, अटैच्ड और डिटैच्ड किया था। तो वहां पर आपने जो डिटैच्ड जमायर पढ़े हैं, मरफू हालत के जो जमायर हैं, वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है? काउंट नहीं किया होगा। कोई सुना सकता है जमायर? हुआ, हुमा, हुम, किसी को याद है? देखिए, आप जब जमायर पढ़ रहे थे वहां पर, तो वो टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउंस जो थे वो 14 थे। कितने थे? 14। और अब इससे ये नतीजा निकला कि अरबी जबान में हमारी जो गर्दान होगी वो कितने सेंटेंसेस पर बेस्ड होगी? 14 सेंटेंसेस पर बेस्ड होगी। 14 जुमले बनेंगे हमारे। और वो कौन से हों? जाहिर सी बात है, उसमें हुआ भी होगा, हुमा, हुम। अभी ये मुश्किल कुछ नहीं है इतना। अगर लग रहा है तो आप सवाल पूछें, बीच में आप चैट में मेंशन करें। हमें अभी आपको अरबी पढ़ाई नहीं है, अभी तो हम आपके उर्दू और इंग्लिश से रिलेट करना चाह रहे हैं, ताकि वो बहुत मुश्किल ना लग जाए। तो ये इतनी बातें अगर समझ में आ गई, तो अब आगे देखें कि कुछ इसके ताल्लुक से, कि ये गर्दान जो होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं अरबी में, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह जवाब देंगे। अरबी में इसे कहते हैं तसरीफुल फेल। अब ये थोड़ा सा मुश्किल टर्म है, कोई बात नहीं। तसरीफुल फेल, या इसको अभी छोड़ ही दें थोड़ी देर के लिए। चलें आगे देखें। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने देखा कि गया, जाना के लिए था, ठीक है। इसी तरीके से हंसा, बैठा। अच्छा, गया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, वेंट हो जाएगा। हंसा को क्या कहेंगे? लाफ्ट, LAUGHED, ठीक।
और इसी तरह बैठा, सैट। अगर आपसे एक चीज यहाँ पूछें कि ये देखिए कोई सेंटेंस नहीं है, ये बस वर्ब की फॉर्म्स हैं, ठीक, सेंटेंस नहीं है पूरा, जब तक कि इसके साथ सब्जेक्ट ना हो तो ये कोई अभी सेंटेंस तो नहीं बना। हाँ, लेकिन ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं मुख्तलिफ। तो गया में अगर आपसे पूछें कितने लेटर्स हैं तो आप कहेंगे एक और दो। हंसा में कितने हैं, एक दो तीन चार। बैठा में कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है। इसी तरह आप इंग्लिश में काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ सात हो गए, यहाँ तीन ही है। तो अब यहाँ से भी आपको एक चीज दिख रही है। हाँ, वो ये कि आप देखिए यहाँ पर जो भी फॉर्म्स बन रही हैं वर्ब की, उनमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनमें वेरिएशन है, बहुत डिफरेंट। कहीं तीन, कहीं चार, कहीं सात, कहीं इस तरह आ रहा है। लेकिन अगर अरबी की बात करें तो बड़ा सिस्टमेटिक है। वहां पर 99.99% केसेस में आपको जो भी अ, यानी आपका जो फेल बनेगा और उसके जो लेटर्स होंगे वो महज तीन होंगे, यानी रूट लेटर्स कोई थ्री होंगे। कितने परसेंट केसेस में, 99.99% केसेस में जो हमारा जो रूट लेटर्स होंगे वो सिर्फ तीन होंगे। जैसे मिसाल मैं आपके सामने रख दूं कि गया के लिए जो वर्ड्स यूज किए, लेटर यूज किए जाते हैं वहां, वो जाल हा बा, काउंट करिएगा। इसी तरह हंसने के लिए जो यूज किया जाता है वो दाद हा काफ। ठीक है। इसी तरह जो बैठने के लिए यूज किए जाते हैं लेटर्स, वो जीम, लाम और सीन। ठीक है। अब आप गौर करें क्या रिजल्ट निकला यहाँ से कि तीनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ तीन है, ओनली थ्री। और ये जो तीन है ये 99.99% केसेस में होगा। तो अब ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, और यहाँ से पता चल रहा है कि जबान कितनी ज्यादा साइंटिफिक है, ठीक है, कितनी सेंसिटिव है। यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं था नंबर ऑफ लेटर्स का, ना हमने कभी गौर किया था, ना कभी कोई सवाल किया। भाई ये कहाँ पूछा हमने कि भाई ये किस बुनियाद पे ये जो हंसने के लिए जो लेटर्स आ रहे हैं, जो वर्ड आया है इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो इतने ज्यादा क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन क्यों है, यहाँ चार क्यों है। नो रूल इज देयर, कोई फॉलो नहीं किया जाता कुछ भी। यहाँ पर बस जो अहले जबान ने बता दिए वो हम समझ गए। यहाँ पर आपने इन्होंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ कोई तीन होंगे। अब आती है बात, अगर आप चलें सिस्टमेटिकली और पीछे की स्लाइड्स को अगर आप समझ गए हो तो अब नंबर किस बात का आ रहा है। अब इस बात का नंबर आ गया कि हम लोग अरबी जबान में गर्दान करने वाले बन रहे हैं। किस जबान में, अभी तक आपने जो गर्दानें की और आपने देखा कि गर्दान होती क्या चीज है। गर्दान कोई एलियन नहीं है, कोई दूसरे प्लेनेट की चीज नहीं है, कोई मुश्किल में समझ में आने, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। गर्दान का मतलब कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन अ सेट पैटर्न। ठीक है। वो जो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होंगे वो एक पैटर्न के तहत होंगे, और वो कितने होंगे ये भी पता चल गया कि ये डिपेंड करता है कितने आपके सामने उस जबान में प्रोनाउन है, जमायर कितने हैं, और इस बेसिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। तो अब अरबी जबान में हमारे पास सामने 14 जमायर हैं। आप वो वाला चार्ट सामने रख लें अपने सामने जो जमायर का चार्ट है। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इसे आप रिवाइज कर लेंगे एक बार इंशाल्लाह। तो ये 14 जमायर हैं, और इन 14 जमायर को ध्यान में रखते हुए 14 सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। लेकिन कैसे बनाने हैं, क्या होगी स्पेलिंग जो उसमें आएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों पर अब आपके सामने डिस्कस करते हैं और इनको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, और बहुत ये भी इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। तो ये देख लीजिए इंशाल्लाह, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ पर से वही तीन चार बातें जो जहन में है होनी चाहिए। वो ये कि जब भी कभी हम जमायर की बात करते हैं तो हमारे सामने एक चार्ट आता है, और वो चार्ट जब आता है तो उसमें सबसे पहले
जाहिर सी बात है पर्सन की बात होती है, पर्सन में थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक। अब इसे आप टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो थर्ड पर्सन को हम कहते हैं मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन को कहते हैं हाजिर। गलत बोल रहे हो तो टोकिए, आप लोग टोक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब समझ नहीं रहे हैं। थर्ड पर्सन को मुतकल्लिम कैसे कह देंगे? थर्ड पर्सन गायब। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, एक मिनट, ये गायब। ठीक है। अच्छा, सेकंड पर्सन जो मुखातब होता है, जिससे बात की जाती है, यानी हाजिर। और फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, कलाम करता है, कम्युनिकेट करता है, मुतकल्लिम। ठीक है। तो ये तीन आपके सामने आगे पॉइंट्स। अब आगे देखिए, आपके सामने जो भी कोई ज़मायर आते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले एक अहम बात क्या होती है कि वो मुज़क्कर होता है या फिर वो मुअन्नस। ठीक। तो इस हवाले से इसी तरह मुज़क्कर यानी हाजिर में जो भी आपके सामने ज़मायर आएगा वो ये मुज़क्कर होगा या वो मुअन्नस होगा। इसी तरह मुतकल्लिम, ये मुज़क्कर या मुअन्नस। तो अब इनको ध्यान में रखते हुए और फिर एक और बात, वाहिद और मुसन्ना और जमा। ठीक। तो ये नंबर हो गया, ये जेंडर वाला कॉलम हो गया और ये पर्सन का कॉलम हो गया। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं किसको? अपने गर्दान को। तो सबसे पहले हम लोग किस से बिस्मिल्लाह करें? टू गो। ये है हमारा मस्दर। इससे हमें अरबी के ये पूरे मुकम्मल करने हैं सेंटेंसेस। और ये क्या है? जाना। ठीक है। इसका मतलब वो जाना। इसके लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो जाल, हा और बा, ये भी हमें पता चल गया। बस अब क्या करना है? रूट लेटर्स यही होंगे, लेकिन बस इनमें कोई लेटर का इजाफा होगा, कोई हरकत लगेगी जिसकी वजह से साउंड बदल जाएंगी। और ये थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ यही जाल हाबा हमें यहाँ 14 तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे आप देखें, ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने ये पहला जो हम बनाने जा रहे हैं सेंटेंस कह लीजिए। ये पहला सेंटेंस जो होगा, सबसे पहला काम उसमें ये करना होगा कि आपको रूट लेटर्स कॉपी कर लेने हैं। वो रूट लेटर्स क्या हैं? जाल, हा, बा। अब ऐसे तो नहीं पढ़ने में आएगा, आपको पता है कि जब भी हुरूफ हैं तो उनके ऊपर मुनासिब हरकत लगती हैं। हुरूफ के ऊपर मुनासिब हरकत लगती हैं तब पढ़ने में आता है। तो यहाँ पर भी आपको हरकत लगानी है। कैसे लगाएं? देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? फेल माजी पढ़ रहे हैं, ये भूलेंगे नहीं, खुद को बताते रहें बार बार। क्या पढ़ रहे हैं? फेल माजी। और फेल माजी की क्या कर रहे हैं? गर्दान करने रहे हैं। पीछे पढ़ चुके हैं गर्दान क्या चीज़ होती है, उर्दू वाली इंग्लिश वाली गर्दान करके देख ली पीछे, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो आपके सामने रूट लेटर्स आ गए, जाल, हाबा। अब यहाँ पर से देखें ध्यान से, क्या हरकत इस पर लगानी है? सबसे पहले आखिरी जो हमारा हर्फ है, बा, इसके ऊपर जबर लगाना है हमेशा। अब ये वो रूल बता रहे हैं जो पेट रूल, चेंज नहीं होगा, हमेशा जबर लगे। अच्छा, अगर आखिरी पर जबर लगा दिया, अब भी नहीं पढ़ सकते, अब क्या करें? तो इसका जो पहला हर्फ है, उस पहले हर्फ में अगर एक्टिव वॉइस का केस है तो जबर। तो अभी पैसिव तो पढ़ नहीं रहे हैं, पहले एक्टिव ही पढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव क्या होता है ये इंग्लिश में आप जानते हैं, पढ़ समझ चुके हैं। और जब वक्त आएगा तो बताया जाएगा कि एक्टिव पैसिव क्या है। आप इंग्लिश ग्रामर भी अपनी रिवाइज करते चलेंगे इसी के साथ साथ। तो यहाँ पर आखिरी हर्फ पर क्या लग गया? जबर। और पहले हर्फ पर चूंकि हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं, पैसिव के नहीं कर रहे हैं, लिहाजा पहले हर्फ पर भी जबर हरकत लगेगी। तो जबर यानी फतहा। अब पढ़ सकते हैं? अभी भी नहीं पढ़ सकते। अब बचा बीच वाला। इन दोनों के रूल तो पता चल गया आपको कि आखिरी हर्फ पर जो जबर लगा है वो हमेशा लगेगा।
पहले हर्फ पर जो जबर लगा है वो एक्टिव वॉइस के केस में लगना है, बीच वाले हर्फ पर आपको क्या लगाना है ये कौन बताएगा? इसके लिए हमें अहले ज़बान से रहनुमाई हासिल करनी होगी। अहले ज़बान कौन? नेटिव स्पीकर्स, जिनकी ज़बान होती है। यानी इंग्लिश के बारे में जब आपको कुछ पूछना होता है तो आप ब्रिटिश या फिर अमेरिकन, उनसे आप रुजू करते हैं। इसी तरीके से अरबी ज़बान, अहले अरब बताएंगे कि वो इस पे क्या पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसके लिए उलझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी आपको ये बीच वाले हर्फ पर पेश भी मिलेगा, कभी बीच वाले हर्फ पर जबर जेर भी मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको अहले ज़बान ने बताया कि भाई वो पसंद इसको इस तरह से पसंद करते हैं पढ़ना, इस पर जबर लगा के। तो ये तीनों हर्फ पर 3 हरकत लगी और तीनों एक जैसी लगी, ज़हाबा। आपको मुबारक, पहला आपका जो सेंटेंस था जुमला फेलिया बन गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ज़हाबा। अब ज़हाबा, ज़हाबा में ये जो कॉलम है ज़मायर का, कौन सा कॉलम है? थर्ड पर्सन है, और साथ ही साथ ये मुज़क्कर है और वाहिद है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस जगह पर कौन सा ज़मीर बैठा होगा? अगर आप ज़मायर का चार्ट पढ़ें, बताएंगे आप में से कोई? हुआ। यहाँ हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़हाबा के अंदर हुआ है। और अब आप यहाँ पर हुआ ज़हाबा नहीं लिख सकते। अगर आप हुआ ज़हाबा लिख देंगे, हुआ क्या होता है? हुआ आपको पता है ज़मीर है, और ज़मीर का मतलब ये इसमें ज़मीर है, इस्म है। और आपको पता है कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इस्म से शुरू हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, फेल पढ़ रहे हैं, तो फेल की ताल्लुक से जो जुमला बनेगा वो कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया की तारीफ ये है कि जुमला फेलिया वो जुमला है जो फेल से स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसा जुमला जो फेल से स्टार्ट हो उसे कहते हैं जुमला फेलिया। तो ये जो अब हुआ अगर हम शुरू में इंसर्ट कर दें तो फिर ये जुमला फेलिया तो नहीं रहा, लिहाजा इस हुआ को रिप्लेस कर दें, रिमूव कर देंगे, इरेज कर देंगे, ये हटा दिया। अब ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर हुआ है ज़हाबा। ठीक है, यानी इस ज़हाबा का मतलब हुआ वो गया। आप इंग्लिश में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पर बेस्ड सेंटेंस नहीं बना सकते। एटलीस्ट कम से कम दो दो वर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड है बज़ाहिर देखने में, लेकिन ये दरअसल एक वर्ड नहीं है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, फाइल है, वो क्या है? हुआ, जो कि हिडन है, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जिस प्लेस पर है इससे हमें पता चल रहा है। तो आप देखिए, जुमला इसमें आपका कब बना था? इसमें तो आपने बहुत शुरू से पढ़ना स्टार्ट शुरू कर दिया था, लेकिन जुमला इसमें बहुत देर में जाकर बना था। पहले मुरक्कबात सीखे आपने, मुरक्कबात, पहले आपने अलग अलग चीजों को समझा, है ना, और फिर उसके बाद आपने जा करके वो जुमला इसमिया बनाना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन जुमला फेलिया फेल पढ़ते ही शुरू हो गया। तो आज आपका दिन इसलिए अहम है कि आज आपने एक जुमला फेलिया बनाया। और इस ज़हाबा का मतलब क्या हुआ? चूंकि ये माजी है तो हम इसका तर्जुमा करेंगे वो गया। अच्छा, वो गया, अब यहीं से बात आगे बढ़ेगी कि वो गया तो हमेशा वो ही थोड़ी जाता रहेगा। वो एक मुजक्कर गया, कभी वो दो मुजक्कर भी तो हो सकते हैं, वो दो मुअन्नस भी तो हो सकती हैं। ठीक है, बस अब यहीं से बात आगे बढ़ेगी कि हमारे पास सामने ज़मायर का चार्ट जहन में होना चाहिए, और इस गर्दान को हम यहीं से मुकम्मल कर सकते हैं। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। और हाँ, तो अब यहाँ पर आगे देखें, ज़हाबा। अ, तो ये अल्लाह का शुक्र करें कि आज आपने ये पहला सेंटेंस तो फ्रेम किया, जुमला फेलिया बन गया आपका। अब आगे देखें, बिस्मिल्लाह करें और इसको ज़हाबा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दूसरे सेंटेंस के लिए, चूंकि ये मुसन्ना का कॉलम, मुसन्ना मीन्स डुअल और जमा मीन्स प्लूरल, पी फॉर प्लूरल, डी फॉर डुअल, और वाहिद यानी एस सिंगुलर। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ज़हाबा दूसरे वाले केस में क्या करेंगे? दूसरे वाले केस में आप कॉपी कर लेंगे ये पूरा एज इट इज। अब थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, यानी पहला वाला जो आपका है वो आपने कॉपी कर लिया। अब चेंज क्या करेंगे वो देख लें। यहाँ पर जो जमीर है वो कौन है? हुमा। अब उस हुमा को शो करने के लिए, हाँ, वो दो मुजक्कर गए, आपको ये कहना है। तो
अब हुमा को शो करने के लिए एक अलिफ हुमा के लिए एक आ जाएगा, और ये जो लास्ट में आप एक अलिफ लगा देंगे इसमें, ये डिनोट करेगा कि यहाँ पर हुमा है। अब आप इसे पढ़िए, जहाबा, जहाबा, खींचेंगे नहीं, मद नहीं, सिर्फ एक अलिफ है, और एक अलिफ का मतलब होता है कि आपको सिर्फ अपने मुंह को खोल देना है। जहाबा, 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 ये दो सेंटेंसेस आपके बन गए। क्या मतलब निकला इसका? जहाबा का मतलब तो हो गया ही वेंट, ठीक। अच्छा, जहाबा यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि वो दो मुजक्कर गए, ठीक है, वो दो मेल गए, ठीक है, वो दो मर्द गए, वो दो लड़के गए, ये कोई भी हो सकते हैं, बस मुजक्कर हैं। तो जहाबा, जहाबा। अब आगे देखें, अहम है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब अब जो आएगा पॉइंट वो क्या है, यहाँ पर आपको इसी तरह जहा कॉपी कर लेना है, और फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक वाव आपको लेकर आना है, वाव। अब आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि वाव की जो पसंदीदा हरकत होती है वो क्या होती है, पहले बताई जा चुकी है। या की पसंदीदा हरकत जेर है, अलिफ की पसंदीदा हरकत जो है वो जबर है। तो वाव के साथ किसकी मुनासिबत है? पेश की। लिहाजा यहाँ पर क्या लग जाएगा? बा पर पेश। और इसे पढ़ेंगे क्या? जहाबू, जहाबू, और एक अलिफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक अलिफ, एक्स्ट्रा अलिफ, तो जहाबू। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो वाव है दरअसल ये हुम को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जमायर को ध्यान में रखते चलिए साइमल्टेनियसली, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है। तो जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबा, जहाबा, जहाबू, यहाँ पर इस अलिफ ने डिनोट किया किसको? हुमा को। और इस वाव ने डिनोट किया किसको? हुम को। ये तीन आपके सामने सेंटेंसेस हो गए, और आपकी गर्दान धीरे धीरे मुकम्मल हो रही है। तो ये तीन बातें आपके सामने आ गई, तीन सेंटेंसेस। अब चलते हैं चौथे की तरफ, और चौथा कौन है? मोन्नस है। तो मोन्नस के लिए हम पहले तो यही रूट लेटर्स होंगे, रूट लेटर्स नहीं चेंज हो रहे हैं, देखिए इंटरेस्टिंग है, और ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ आगे एक ता साकिन ऐड कर देंगे। अब पढ़िए क्या हो गया? जहाबत। आप इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में क्या आएगा? जहाबत। अच्छा, जब आपने जहाबा से जहाबा बनाया था तो हुमा को शो करने के लिए एक अलिफ बनाया था, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगा देनी है कि जहाबत। तो जहाबत से आपको क्या कर देना है, ये ध्यान में रखना, जहाबत। जी, जहबा। जी, जी, जी। तो यहाँ पर भी दरअसल क्या है, ये साकिन है, लेकिन इस साकिन के बाद जब अलिफ आएगा, अब बताइए क्या आप इसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये साकिन खुद ब खुद क्या हो जाएगा? अलिफ की पसंदीदा हरकत जबर है, तो यहाँ जबर लग जाएगा। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, जहाबता। तो जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता। सहन में आपके वो प्रोनाउन का चार्ट जरूर रहना चाहिए, ठीक है। तो जहाबत, जहाबता। अब सिक्स्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको बहुत अहम है, यहाँ से एक ऐसा चेंज होगा जो 14 नंबर तक के वो चेंज रहेगा। अगर ये पांच समझ में आ गए, जहाबा का मतलब हो गया वो एक मुजक्कर गया, जहाबा वो दो मुजक्कर गए, जहाबू वो सब मुजक्कर गए, जहाबत वो एक मुअन्नस गई, जहाबता वो दो मुअन्नस गईं। अब क्या आना चाहिए? वो सब मुअन्नस गईं। जरा जमायर के चार्ट को ज़हन में ताज़ा करें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हुन्ना। अब हम सब ये देखिए, असल में क्या है, ये ऐसे ही रटा दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग रट के नहीं सीख रहे हैं, समझ के सीख रहे हैं। वरना क्या है, ये गर्दान यूं ही दे दी जाती है बना के, और कह दिया जाता है ये सब रट लीजिए। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें उसमें भी लॉजिक ढूंढ करके खुद को समझाना है, ताकि वो आप कभी ना भूलें, रटी हुई चीज को आप भूल जाएंगे। तो जहाबत, जहाबता। अब जो हुन्ना है, हुन्ना का नून जो है वो ले आए, तो इसलिए
कुछ ऐसे बनेगा ये। देखिए, सबसे पहले छठा जो होता है वो आपको पहले से बनाना है। तो पहला कौन सा था? ज़हाबा। उसे ज़हाबा को आप कॉपी कर लें, लेकिन अब आखिरी हर्फ को इसके आप साकिन कर लें। ठीक, इतना सा चेंज करना पड़ेगा आपको। और ये जो आपने किया ना ज़हब, क्या किया मैंने, कैसे बनाया इसको? इसको आपने बनाया फर्स्ट वन से। क्या किया? पूरा कॉपी कर लिया, आखिरी हर्फ पर साकिन लगा दिया। उसको मैं रेड पेन से ही कर दूं ताकि समझ में आ जाए। ये ज़हब, ये चेंज किया था आपने। अब इसको करना क्या है, ये जो आपने किया ना ज़हब, इसकी फोटोकॉपी कराएं, जेरोक्स कराएं और सब जगह कॉपी कर दें। कितनी जगह कॉपी करना है? और करें। यहाँ पर से जो चेंज आया है ना, वो सब जगह चलेगा, अप्लाई होगा। इसीलिए सिक्स्थ को मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स अगर आपने याद कर लिए और इसको दोबारा से समझ लिया, देख लिया, अब आप गर्दान कभी नहीं भूलेंगे। यानी ये ज़हब सेम विल बी कॉपीड हियर, ज़हब, यहाँ पर भी ज़हब, और फिर यहाँ पर 2 टाइम्स। और यहाँ पर भी कॉमन है, चूंकि बीच में लिख लेंगे इसे ज़हब। अब क्या करना क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, यहाँ तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि हुन्ना है, आपको उसका नून ले आना है यहाँ पर। तो ये बन गया ज़हबना। क्या बन गया? ज़हबना। 6 बन गए। और इसका मतलब क्या हुआ? ज़हबना का मतलब वो सब मोन्नस गई। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, सेवेंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 7वें नंबर से आपको जो करना है वो ये करना है कि आप जरा जमायर पढ़िए। यहाँ से कौन से जमायर थे? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और फिर इसी तरीके से आगे क्या था बताइए? अना नहनु। अना नहनु। तो अब आपको अन अन जो सब में कॉपी है, कॉपी है, उसे आप हटा दें। यानी अन जो था कॉमन, उसे हटा दें फिलहाल वहां तक। और अन को हटाने के बाद जो बच रहा है वो लिख लें। जैसे अंता में अन हटा दिया तो क्या बचा? ता। ता, फिर बचा तुमा, तुम, ता तुमा तुम, और फिर ती, तुमा, तुन्ना। पढ़े, जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना। ठीक है, ये एक अलग चीज है, रटना अलग चीज है, लेकिन यहाँ से आपने समझ लिया, स्टेप्स याद हो गए आपको। जो चेंज हो रहे हैं वो भी आपने देख लिए। अब आपके पास बचे दो, और दो वो कौन से जमायर बचे? अना और नहनु। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसे समझ लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुन, तुमा, जहाबतुन्ना। अब अना है। अना में से ना तो आपको हमजा लेना है, ना नून अलिफ ना लेना है, कुछ नहीं। बल्कि वहां से एक अजीब सा है, आप ये देखें, अगर गौर करें यहाँ पर, ऊपर से देखना शुरू करें। यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लूँ, एक सेकंड, लेजर पॉइंटर, एक सेकंड। ये देखिए, ये यहाँ पर आपने ता साकिन, यहाँ पर ता जबर के साथ, यहाँ ता जेर के साथ, कौन सी एक हरकत बच रही है? एक हरकत कोई सी बच रही है ना? पेश। पेश बच रही है, बस आप पेश वाला लगा दीजिए ता, जहाबतू। और यहाँ पर कर दें जहाब ना। बस, ये आपकी गर्दान मुकम्मल हो गई और आपके सामने आ गई ये पूरे, ये आपका मुज़क्कर। और इस तरीके से ये देख लें, यहाँ से ये आपका थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये आपका फर्स्ट पर्सन। तो ये
14 के 14 सेंटेंसेस आपके बन गए एक ही सिटिंग में। कोई मुश्किल आसान ऐसी वैसी बात तो है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा आपके लिए ये अचीवमेंट है। तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अब इसी तरीके से आपको जो भी मसदर होगा, यानी जो भी इन्फिनेटिव होगा और जो भी काम होगा, उस काम के लिए कोई ना कोई 3 रूट लेटर्स होंगे, और उन 3 रूट लेटर्स को आपको कहा जाएगा, दिया जाएगा, और आपको उसको क्या कर लेना है, आप पूरी गर्दान में ऐसे ही सेट कर देंगे। सेम पैटर्न होगा। पहला आपने बना लिया, उस पहले से आपको 14 बनाने हैं। ये सेंटेंसेस आपने फ्रेम कर लिए, तो आपने अब तक इसम तो ढूंढना सीख लिया, लेकिन अब आप कुरान से फेल भी तलाश करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, और वो समझ में आने लगेंगी कुछ चीज़ें बहुत सी। तो ये थी आपके सामने गर्दान किस चीज़ की, फेल की। रूट लेटर्स जाल हाबा। इसी तरह बैठने के लिए क्या है, जीम लाम सीन। अब अगर आप इसे ले लें और इसे पूरे इस चार्ट पर घुमाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ध्यान से देख लीजिए इसको। ये जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। ये हो गए आपके 14 सेंटेंसेस। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आज आपका सिर्फ वर्क यही है कि आप इसका अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर, और साथ ही इसे अच्छी तरह से समझ लें। तो कल इंशाल्लाह हम लोग और भी बहुत सारे रूट लेटर्स लेंगे, और उन रूट लेटर्स के ज़रिए माजी की गर्दान पूरी करना सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा समझने की, अच्छी तरह जल्दी से समझने की तौफीक दे, और यूं ही अपने जो है मदद करता रहे। तो इंशाल्लाह आप इसी तरीके से एक दिन क्या कुछ, ये बहुत अ, सस्ता सौदा नहीं है कि अगर हम कोई 100 सिटिंग्स में, 80 लेक्चर्स में ग्रामर सीख लें, जिसके ज़रिए हम कुरान की आयत को समझने लग जाएं, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, इंशाल्लाह सब आसान होगा। दुआ कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।